कानूनन अमान्य है जो चुनाव आयोग कर रहा है, यह ठीक नहीं है। सिंघवी यहां पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) का हवाला देते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि 3 में दर्ज किए गए 21(3) में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सामूहिक आधार पर नहीं हो सकता है। प्रावधान का मूल विकार ही व्यक्तिगत है। यहां साफ साफ यानी 327 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहां पर 1951 उसका 21 धारा 21/3 उसका हवाला देते हुए उसके बाद 4 पे आते हैं, कहते हैं परंतु महत्वपूर्ण क्या है यहां पर विचार यह था कि आपको विशेष अवसरों पर एसआईआर की आवश्यकता हो सकती है, ना कि सामूहिक रूप से केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए। आप पूरे देश में कर लीजिए लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यहां पर यह बातें आ रही है और सामूहिक रूप से ना बल्कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर की व्यवस्था हो सकती थी। 5वां पॉइंट यहां इन्होंने रखा है कि धारा 21(3) का पहला भाग आप देखिए, उसमें प्रक्रिया निर्धारित तरीके से होनी चाहिए थी। यदि आप सामूहिक रूप से अपनी शक्ति का पता लगाते हैं तो धारा 21(1) अछूती रहती है, सामूहिक रूप से शक्तियों का पता लगाते हैं तो। उसके बाद फिर यहां पर दोनों बेंच जो है आपस में चर्चा करती है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और वहां पे कहते हैं कि आखिरी पॉइंट ये कि यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21(1) से संबंधित है और आप इसे केवल निर्धारित तरीके से ही कर सकते हैं। यह नियम 25 में है। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी धड़ाधड़ अपनी दलीलें पेश करते हुए आदेश में दिए गए कारण है तेजी से शहरीकरण, बार बार पलायन, यह 21(3) का मजाक है। कारण और किसी के बीच कारण कार्य संबंध कहां है? यानी आपने अपने हिसाब से नियम बना लिया और आप एसआईआर लागू कर दिए। आखिर ये लागू करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये बातें यहां कही जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुकते, कहते हैं भारत रूरबन बन गया है, यानी रूरल और अर्बन रूरबन बन गया है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब रूरबन और कब पूरी तरह से शहरी हो जाते हैं। यानी रूरल एरिया जो है वो भी अर्बनशिप में ट्रांसफर हो चुकी है। यानी वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो पहले ग्रामीण क्षेत्र कहलाता था, अब वो भी अर्बन की तरफ जा रहा है। और सिंघवी यहां पे कहते हैं कि आप वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 21 का 3 आपको धारा 21(1) पर ले जाता हूं, जहां माननीय न्यायाधीश नियम 25 रूल्स संशोधन नियम 1960 जोड़ सकते हैं। यहां पर तमाम नियमों को यहां रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और इसके बाद जस्टिस बागची यहां पर अपनी बात रखते हैं। जस्टिस बागची कहते हैं क्या एसआईआर इस नियम के अनुसार किया जाना चाहिए? नियम 25 के तहत कारण बताएं या कारणों के लिए कुछ विवेकाधिकार छोड़ा जाना चाहिए? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं जवाब है नहीं, नो सर, यह अधिकार नियम 25 तक जाता है। अगर मेरी व्याख्या सही है, अगर मैं यहां बात अपनी सही कह रहा हूं तो उनके पास सीमित संवैधानिक शक्तियां हैं। यह बात यहां पर उनके पास सीमित संवैधानिक शक्तियां हैं, पूरे खुले तौर पे शक्तियां नहीं दी गई हैं चुनाव आयोग को। और उसके बाद सिंघवी कह रहे हैं कि वास्तव में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केवल एक बार थापुर द्वारा जी हां थापुर द्वारा नामक स्थान पर हुआ था, एक ही बार हुआ था, थापुर द्वारा नामक स्थान पर हुआ था, इससे पहले नहीं हुआ था। और सिंघवी कह रहे हैं कि नियम में ही कहा गया है कि ये या तो गहन रूप से हो या संक्षेप में हो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची का या तो गहन रूप से या संक्षेप में संशोधन किया जाना चाहिए। नियमों की बात यहां चल रही है और नियमों का हवाला दे रहे हैं यहां अभिषेक मनु सिंघवी यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं नियम में ही कहा गया है कि या तो गहन रूप से हो या संक्षेप रूप से हो। हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में या तो गहन रूप से या संक्षेप में ये बातें होनी चाहिए। एसआईआर कराना चाहिए। नियम 25 इस धारा से आगे नहीं बढ़ सकता। नियम 25 जो है वो इस धारा से आगे नहीं बढ़ सकता। और सिंघवी बताते हैं कि थापुर द्वारा में 16,000 लोगों के नाम हटाए गए और 21,000 लोगों को जोड़ा गया, फिर एसआईआर किया गया। 16,000 लोगों के नाम हटाए गए, 21,000 लोगों के नाम काटे गए, फिर एसआईआर किया गया। इससे पहले पूरे राज्य का इतना व्यापक रूप से संशोधन कभी नहीं हुआ। यह थापुर द्वारा में सामूहिक रूप से किए गए अत्याचारों का एक व्यक्तिगत उदाहरण है, एक इंडिविजुअल एग्जाम्पल है। ये सामूहिक रूप से इतने लोगों के साथ जो किया गया। यहीं पर अभिषेक मनु सिंह भी नहीं रुकते और आगे कहते हैं कि 75 सालों में किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। अगर मुझे चुनाव आयोग की बाएं हाथ की तारीफ करनी हो तो ये
जो तारीफ है तो ये उनकी नई रचना है। बाएं हाथ की तारीफ अगर करनी हो तो ये उनकी नई रचना है, चाहे वो बाएं हाथ से हो या दाएं हाथ से, वो यही तय करेंगे। ये सारी बातें यहां करते हुए रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी और सीधा प्रहार करते हुए अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और बहुत ही गहमा गहमी का आलम। और आप याद कीजिए कि इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जो पिछली दलील पेश की थी उसमें 324 और 327 का जिक्र किया था, और खासकर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि यहां चुनाव आयोग जो है वो संसद नहीं है। संसद में नियम बनते हैं, चुनाव आयोग अपने ही बाएं हाथ से नियम बनाता है, दाहिने हाथ से उसकी तारीफ करता है। आखिर चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां आखिर दी किसने? और एसआईआर आप किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक जगह पे कर सकते हैं, यह नियमानुसार हो सकता है, लेकिन आप पूरे, और वो भी ठीक चुनाव से पहले, यह सरासर गलत है। यह बात यहां रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, आगे भी सुनवाई जारी है। अमलेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे हम उधर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, जो इलेक्टोरल रोल को लेकर अब 12 राज्यों में चल रहा है। इससे पहले बिहार में हुआ, और बिहार को लेकर दलीलें आज दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार में चूंकि एसआईआर बहुत शानदार ढंग से हमने कंडक्ट कराया है, इसीलिए हम उत्साहित हैं और हम अगले राज्यों में भी करवा रहे हैं, 12 राज्यों में करवा रहे हैं। लेकिन क्या इसके पीछे एक धांधली हो रही है? आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी सी खबर छापी है। इंडियन एक्सप्रेस की पहली जो बड़ी खबर, लीड खबर है, उस खबर में साफ साफ है कि 3 जो इनके चुनाव आयोग के जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, और जिसमें सिंधु जो है, उन्होंने साफ साफ मना किया था एसआईआर को लेकर। साफ साफ उनकी मनाही थी, लेकिन उसके बाद भी यह हुआ। एक बड़ा खुलासा आज इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। यहां से गाड़ी पलट सकती है चुनाव आयोग की, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अमलेंदु जी। यहां सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चलिए सुनवाई पे हम आते हैं, क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही हैं। हाँ बिल्कुल राजीव जी, आर्टिकल 14 जो है संविधान का अनुच्छेद 14, उसके उल्लंघन पर सिंघवी ने कहा कि इस क्लासिफिकेशन का जो हासिल हो रहा है उससे कोई वाजिब संबंध नहीं है, और 2003 के बाद भी कोई वाजिब संबंध नहीं, यानी 2003 का जो आप एसआईआर बता रहे हैं, जो एसआईआर नहीं था, एसआर था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और सिंघवी ने कहा कि जो चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत नागरिकता को जांचने का किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं है, जो कि चुनाव आयोग जांच रहा है। फिर सिंघवी ने आगे भी कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान के खिलाफ काम किया है। इससे न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, बल्कि संसद द्वारा तय एनआरसी प्रक्रिया भी खत्म हो गई, यानी एनआरसी जो संसद ने तय की थी वो भी प्रक्रिया खत्म हो गई है। ये कहा सिंघवी ने कहा कि मुझे ये एक तो अस्थायी नागरिकता सूची में डाल देता है, दूसरी गलती ये है कि ये मुझे साबित करना है कि मैं एक नागरिक हूं। यह बहुत गंभीर चीज है, आपने खुद को ऐसी चीज से जोड़ लिया जो मौजूद ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर राजीव जी ये बिल्कुल 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 यहां अभिषेक मनु सिंघवी आर्टिकल 14 के उल्लंघन पर अपनी बात रख रहे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 कह रहे हैं कि ये साफ आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। सिंघवी यहां पर कह रहे हैं कि इस क्लासिफिकेशन को देखिए जरा, इस वर्गीकरण का जो हासिल किया जा रहा है उससे कोई वाजिब संबंध उसके साथ नहीं है। यहां तक कि 2003 के बाद भी कोई वाजिब संबंध नहीं है। यहां साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि नागरिकता परीक्षण, आप हमारे नागरिकता की जांच कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को धारा 324, आर्टिकल 324 के तहत नागरिकता परीक्षण का करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप हमारी नागरिकता की जांच कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको है ही नहीं। आप भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं देता है कि आप मेरी नागरिकता की जांच करें। और सिंघवी यही नहीं रुकते, कहते हैं कि चुनाव आयोग ने संविधान के विरुद्ध जाकर काम किया है। इससे न केवल वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है, बल्कि संसद द्वारा निर्धारित एनआरसी प्रक्रिया की भी समाप्त हो जाती है। इससे आप 2 काम कर रहे हैं। एक तरफ आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, और इससे न केवल वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है, बल्कि संसद के द्वारा निर्धारित एनआरसी प्रक्रिया का भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। सिंघवी कह रहे हैं यहां यह अनुमानात्मक रूप से मुझे अस्थायी नागरिकता सूची में डाल देता है। और दूसरी गलती यह कि मुझे यह साबित करना होगा
कि मैं एक नागरिक हूं, यह बहुत गंभीर है। आपने खुद को ऐसी चीज से जोड़ लिया है जो मौजूद ही नहीं है। यानी आप मुझे उस जगह पे लेके चले आए हैं। अभी तक यह होता था कि एक बीएलओ आता था घर पे, वो कहता था कि अच्छा आप हैं, आपका वोटर आईडी बना है क्या? नहीं बना है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं बनवा देता हूं, ये फॉर्म 6 भर लीजिए। आप कहीं और थे क्या, शिफ्ट हो के आए हैं, चलिए फॉर्म 7 भर लीजिए, फॉर्म 8 भर लीजिए, और जो भी वो है फॉर्म है उस हिसाब से आप भर लीजिए, और नागरिकता, और वो आपके लिए मतदाता सूची तैयार कर लेता था। बीएलओ आपके घर पे आता था चुनाव से पहले, परीक्षण ये भी करता था, जांच करता था कि इस घर में पहले जो रहते थे वो है कि नहीं है, अगर नहीं है तो चलिए वहां शिफ्टेड डाल दिया, और इस ढंग से चलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी साफ साफ हो रहा है कि आपको फॉर्म भरना है। पहली बात, आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना है, गणना फॉर्म भरना है। दूसरी बात, आपको यह साबित करना है कि आप भारत के नागरिक हैं, और भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आपको 2003 की का जो वो सूची है, लिस्ट है, वो देना है, और उसके साथ साथ उसमें से कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स को भी देना है, अगर नहीं है तो, या तो आपके माता पिता की सूची भी देनी है। यानी एक लंबी फहरिस्त है। और यही कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि आखिर ये काम करके चुनाव आयोग क्या बताना चाहता है। चुनाव आयोग ने एनआरसी की कानूनी वैधता को खत्म कर दिया। चुनाव आयोग अपने आप को सिटीजनशिप नापने की मशीन बना लिया उसने, और 324 आर्टिकल 324 324 इसके लिए अनुमति नहीं देता है चुनाव आयोग को, चाहे 324 हो, 327 हो, 324 एंड 327 ये अधिकार नहीं देता है चुनाव आयोग को। ये बात यहां पर कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अमलिंदु जी आगे क्या कुछ? जी राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई ये जो संविधान का अनुच्छेद 324 है, इसके तहत चुनाव आयोग के पास गाइडलाइंस में मनमाना तरीका अपनाकर नागरिकता टेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है जो चुनावों की देखरेख, डायरेक्शन और कंट्रोल करती है। नागरिकता तय करने का अधिकार सिर्फ नागरिकता एक्ट के सेक्शन 8 और 9 के तहत केंद्र सरकार या कोर्ट या फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है। तीनों चीज़ें स्पष्ट हैं कि इनके पास है, चुनाव आयोग के पास ये नहीं है। और ईआरओस को नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स की जांच करने, संदिग्ध गैर नागरिकों को मार्क करने और उन्हें होम डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत बताकर चुनाव आयोग ने संविधान और नागरिकता एक्ट के खिलाफ काम किया है। इसने चुनावी प्रोसेस के जरिए नागरिकता तय करने का एक पैरेलल सिस्टम बना दिया है। यह कानूनी सीमाओं को तोड़ता है और पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना इनडायरेक्ट एनआरसी की चिंता को बढ़ाता है। फिर उन्होंने कहा कि अब घोड़े वाला केस की बात कर ली जाए। नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं है, यह तय करने का काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून के तहत तय प्रक्रिया के तहत कर सकती है, चुनाव आयोग नहीं कर सकता। लेकिन यहां चुनाव आयोग ने 2 काम किए हैं। इसने मुझे अंदाजे में एक तो टेम्परेरी नागरिकता जो है उसकी लिस्ट में डाल दिया। यह मेरी भाषा है लेकिन इसका असर साफ है। ओरिजिनल लिस्ट एक अंदाजे से टेम्परेरी लिस्ट बन जाती है। दूसरा, मुझे यह साबित करना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, जिम्मेदारी उलट गई है, वे मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हैं और मुझे फैसले के लिए मजबूर किया जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग ने खुद को एक ऐसी शक्ति दे दी है जो उसके पास नहीं है। इसने एक अंदाजा लगा लिया और इसने बोझ को दूसरी तरफ कर दिया है। अब राजीव जी, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय जो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ब्लॉक लेवल के अधिकारियों पर प्लान किया गया हमला है। चुनाव आयोग को पुलिस से इस पर गौर करने के लिए कहना चाहिए। आमतौर पर पुलिस मॉडल ऑफ कंडक्ट के बाद ईसीआई के अंदर आती है। गंभीर धमकियां और ये सब पहले पन्नों पर है। इस पर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अधिकारी इसका ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय आप जानते हैं बीजेपी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। वो खड़े होते हैं और इसके बाद इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 और अनुच्छेद 14 और उसके बाद 324 और 327 इसका जिक्र करते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी धारा 21/3/2/1 इन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने पूरी दलीलें अपनी पेश की और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। चुनाव आयोग खुद नियम बना रहा है, बाएं हाथ से
नियम बना रहा है, दाहिने हाथ से उसकी तारीफ बटोरने की कोशिश कर रहा है, जो सरासर गलत है। चुनाव आयोग यह काम नहीं कर सकता। चुनाव आयोग नागरिकता प्रूफ करने के लिए किसी भी अपने देश के यानी भारत के किसी भी नागरिक से नहीं कह सकता, और वो ये काम करवा रहा है, और इससे एनआरसी को भी यहां पर कहीं ना कहीं झटका है। ये बात यहां पर चुनाव आयोग की तरफ के लिए और उस पर अपनी बात रखते हुए, दलील रखते हुए कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके साथ अपनी बातों को कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद जब आगे बढ़े तो खड़े हो गए यहां अश्विनी उपाध्याय, जो बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने साफ साफ पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में ब्लॉक लेवल पर के जो अधिकारी हैं उन पर एक सुनियोजित हमला हो रहा है। सुनियोजित हमला हुआ है, सोची समझी रणनीति के तहत ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स इन वेस्ट बंगाल, इनके ऊपर हुआ है। चुनाव आयोग को पुलिस से इस पर गौर करने को कहना चाहिए। आमतौर पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस चुनाव आयोग के अधीन आ जाती है। गंभीर धमकियां हैं और यह सब पहले पन्ने पर छपा है। यह बात यहां पर कही जा रही है कि यह सब फर्स्ट फ्रंट पेज पर छापा गया है, यानी यहां साफ साफ बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बात का मतलब यह है अमलेंदु जी कि पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है अभी से चुनाव आयोग अपने कब्जे में कर ले। और हालांकि यह काम होता है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, आदर्श आचार संहिता का लागू हो जाती है तब, लेकिन इनका कहना है महोदय का, वकील साहब और बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय जी का, कि अभी से ही कंट्रोल में कर ले, वहां के पुलिस को चुनाव आयोग अपने कब्जे में कर ले, ताकि सब कुछ चुनाव आयोग के हिसाब से चले। यह देश है, यह देश चल रहा है, यह भारत लोकतंत्र है। यह भारत नॉर्थ कोरिया नहीं है महानुभाव, यह नॉर्थ कोरिया नहीं है। अभी संचार ऐप की बात बहुत हो रही है, जो हर मोबाइल में अभी जाना है, ठूस करके आपके पास मोबाइल। अब आप अगला मोबाइल जो भी खरीदेंगे उसमें भारत सरकार अपने लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है जासूसी की। यह कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता वो जासूसी है या कुछ और है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं उससे तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जासूसी हो रही है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और राहुल गांधी ने कहा कि इस पे हम चर्चा करेंगे वहां संसद के अंदर, इस पे मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहां क्यों कह रहे हैं कि इस पर, हालांकि जब कहा गया है कि पुलिस को कहना चाहिए चुनाव आयोग, क्योंकि पुलिस जो है वो ब्लॉक लेवल अधिकारियों पर हमला न करे, वहां की जनता न हमला करे। वेस्ट बंगाल में तो सीजेआई ने कहा है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि वहां के अधिकारी इसका ध्यान रखेंगे, आप चिंता न करें। इतना कह के ये बेंच उठ गई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन और भी कुछ, हाँ राजीव जी, आप आगे भी काफी कुछ हुआ है, मतलब बीच में ही काफी कुछ हुआ है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बीच में दो तर्क जो है बहुत मजबूत दिए राजीव जी, और वो ऐसे तर्क हैं कि जिनके सामने एक तरह से कहा जाए कि जबरदस्त तरीके से मतलब चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आया। एक तो उन्होंने कहा कि 75 साल में किसी ने इस तरह की सोच के बारे में नहीं सोचा था। बहुत सम्मान के साथ मुझे चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए, यह सच में चुनाव आयोग का नया